हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेतु पॉलिटिकल क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर दीपाली सिंह आपको उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को पास करने की स्ट्रैटेजी बताऊंगी, जिसको फॉलो करके मैं खुद इस एग्ज़ाम में रिसेंटली सेलेक्ट हुई हूँ। देखिए, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँ उसके पहले मैं आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हुआ है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से 2020 में पूरा हुआ है। मैं प्रेजेंट में पीएचडी परस्यू कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आपके लिए दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, उस एग्ज़ाम का पैटर्न और उस एग्ज़ाम का सिलेबस। तो मैं आपको इस वीडियो में जिन किताबों को मैंने फॉलो किया था, जिन ऑनलाइन रिसोर्सेज को मैंने फॉलो किया था, उनको मैं एक ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगी, जिससे कि आप भी भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। सबसे पहले देखिए, इस एग्ज़ाम के जो पैटर्न को हम समझते हैं कि ये एग्ज़ाम 2 लेवल में कंडक्ट होता है। पहला जो इसका स्टेप है वो है रिटन में, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड स्टेज में इसमें इंटरव्यू है। फर्स्ट स्टेज में देखिए 100 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस जीके के और 70 क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ये हो गया 100 क्वेश्चन का आपका पहला लेवल का इसमें एग्ज़ाम होता है, यानी कि 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के इसमें आते हैं। दूसरा स्टेप है इंटरव्यू का। जब आप रिटन पास कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। और ये पैटर्न की बात मैंने आपसे की। अब इसके बाद मैं आपसे सिलेबस की बात करूंगी। और एक बात याद रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग किसी भी तरह की नहीं है, यानी कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि जो फॉर्म्स भरने की डेट थी वो चली गई हैं, तो अब बारी सिंपल सी है कि आप अपनी जो इस एग्ज़ाम की तैयारी है उसको और अच्छे से करें, जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। अब मैं सिलेबस की बात करूंगी। सबसे पहले जीएस के सिलेबस की बात करूंगी, क्योंकि उससे बहुत वाइडली लोग कनेक्टेड हैं। और फिर मैं अपने सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की बात करूंगी। जीएस के देखिए, आपको 30 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, जिसमें कि आपका टारगेट होना चाहिए 30 में 25 से 26 क्वेश्चन करेक्ट करने का, आपको ये टारगेट रखना चाहिए। जीएस का देखिए, आप सिलेबस देखेंगे, इसमें 6 यूनिट जीएस की आती है, यानी कि ये 6 यूनिट से जीएस का पेपर आपका आएगा। और देखिए, सिलेबस अगर आपके पास जीएस का है और आपके सब्जेक्ट का है तो आपको सिलेबस को बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, स्ट्रेटजी मैंने अपने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, फिर वो चाहे जेआरएफ हो या फिर पीजीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना हो या जीआईसी में सिलेक्ट होना हो या असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट होने का हो, इस देखिए मैंने इन सब में जो है सिलेबस को बहुत ज़्यादा फॉलो किया था। सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं आपको पढ़ना है। हर एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है, आप उसको अपने पास हमेशा रखिए। सबसे बेस्ट है कि आप उस सिलेबस का स्क्रीनशॉट करके अपने फ़ोन की गैलरी में हमेशा रखें, जिससे कि आप कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप उसमें देख सकें कि आपका कितना सिलेबस पूरा हो चुका है। ये आप पहला स्टेप करिए कि उसका जो कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका सिलेबस ज़रूर अच्छे से देख लीजिए। तो इसमें जो जीएस है उसमें 6 यूनिट आपको मिलेगी। सबसे पहला जो इसमें यूनिट है वो है करंट अफेयर्स का। अब आप करंट अफेयर कहाँ से कवर करेंगे? करंट अफेयर जो मैंने कवर किया था वो स्पीडी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, आप उसे ले लें। और देखिए, जब एग्ज़ाम आने लगेगा तो उसके पहले आप 3-4 महीना पहले एक स्पीडी ले लें और फिर एग्ज़ाम से 2-3 हफ्ते एक स्पीडी और ले लें। तो अगर आप ये स्पीडी पब्लिकेशन की किताब को फॉलो करेंगे तो आपका जीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो गलत होने की उम्मीद उसमें लगभग करंट अफेयर के सेक्शन में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताया स्पीडी पब्लिकेशन। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और आईसीटी इन्वायरमेंट, इसको आप कहाँ से कवर करेंगे? देखिए, इस पेपर में नेट और जेआरएफ क्वालिफाई बच्चों को ही अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके पास पेपर 1 के लिए आप सब ने केवीएस मदान को फॉलो किया होगा। तो ये जो आपके 4 यूनिट हैं, ये आईसीटी, इन्वायरमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपके ईजिली केवीएस मदान से कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो अदर सेक्शन है, अदर यूनिट्स हैं, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स का है। इन चारों को देखिए, आप फॉलो करने के लिए लूसेंट की जो जीके की बुक आती है आप उसे
फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने लूसेंट में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पढ़ लिया है, तो आपके जीएस के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। क्योंकि देखिए इसमें जो जीएस है वो इतना हाई लेवल का नहीं आता कि आपको यूपीएससी वाली प्रिपरेशन करनी है। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं जीएस के, तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए क्योंकि ये एग्ज़ाम कई शिफ्ट में होता है, क्योंकि अदर अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उससे पहले भी आपको जीएस के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस तरह के आ रहे हैं। तो आपको मिलेगा कि जो जीएस के क्वेश्चंस हैं वो बहुत सिंपल आते हैं। तो अगर आप इन रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे तो आपके जीएस में 30 में से 25-26 क्वेश्चंस आराम से सही हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आप जो सोर्सेज मैंने आपको बताया है उसको आप पूरी तरह से फॉलो करें। और अगर आपने इसके पहले अच्छी तैयारी यूपीएससी या यूपीपीसीएस की होगी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जीएस में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी और इस तरह से आप जो है इसको ईजिली कवर कर लेंगे। देखिए ये बात मैंने जीएस की, तो आप जीएस के लिए इन सोर्सेज को फॉलो करिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी अपने सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस को, क्योंकि मेरा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। तो उसमें देखिए आप सिलेबस में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे 10 यूनिट आपको मिलेगी, यानी कि उसमें जो पहला यूनिट है वो पॉलिटिकल थियरी है। अब मैं देखिए आपको हर यूनिट की बुक्स बताऊंगी अलग अलग कि आप किन किताबों को पढ़ें, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि मैम मुझे बताइए कि मैं कौन सी किताबों को किस यूनिट के लिए पढूं और जिससे कि मैं इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकूं। तो मैं पॉलिटिकल थियरी के लिए आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एंड्रयू ह्यूवर्ट की जो बुक आती है उसको पढ़िए। अच्छा, उसमें आप देखिए ये किताब देखिए आप, चाहे वो ओपी गाबा हो या एंड्रयू ह्यूवर्ट की बुक हो, ये देखिए सभी फॉलो करते हैं, पर आप कितने अच्छे से उस किताब को फॉलो करते हैं, उस टॉपिक को जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये मैटर करता है। और देखिए कितनी बार आप एक किताब को पढ़ते हैं, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पढ़ सब कोई वही रहा है, लेकिन जो सिलेक्शन है वो लिमिटेड लोगों का होता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसे ही बार बार पढ़ें, रिसोर्सेज बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इसमें कंसेप्ट में आप जाइए तो पॉलिटिकल थ्योरी में लिबर्टी का कंसेप्ट है। अगर आप लिबर्टी पढ़ रहे हैं तो आप ओपी गाबा से पढ़ेंगे, एंड्रयू ह्यूवर्ट से पढ़ेंगे। आपने लिबर्टी पढ़ लिया, अब आप लिबर्टी के बारे में जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं या आपने पहली बार पढ़ा है तो उसे आप अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम रिवीजन में आप इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे। फिर आपको वो नोट्स ही काम आएगी जो आपने बनाई हुई है। तो आपको जो पॉलिटिकल थ्योरी में कंसेप्ट्स के बारे में नया पता चल रहा है तो उसको आप अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिए। जैसे डिफरेंट थिंकर्स के जो थॉट्स हैं लिबर्टी पे वो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखिए स्टेटमेंट आता है, पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट दे देता है और ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि किस थिंकर का ये थॉट है। तो लिबर्टी पे जितने भी थॉट्स आप पढ़ें, कोशिश करिए कि उसकी आप एक नोट्स बनाइए और उसमें सारा कुछ लिबर्टी के बारे में लिख लीजिए कि किस थिंकर ने लिबर्टी के बारे में क्या बोला है। इससे आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो आप इजीली उसको रिवाइज कर लेंगे। ये बात मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी की बताई। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है वो है इंडियन थॉट और वेस्टर्न थॉट, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपको पढ़ना है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने जिस बुक को फॉलो किया था वो वीपी वर्मा की बुक थी, और देखिए ये ग्रेजुएशन में और पीजी में आप लोगों ने इसे ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये किताब आपको फॉलो करनी है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए, वीपी वर्मा की। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए जो मैंने फॉलो किया था वो जेपी सूद की बुक थी। 3 पार्ट्स में आती है ये वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो जेपी सूद की किताब अगर आप पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में तो मुझे उम्मीद है कि आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थॉट से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि उस किताब में एक एक थिंकर के बारे में काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप ज़रूर पढ़िएगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए जेपी सूद को। इसके बाद यूनिट 3 है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के लिए देखिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो फॉलो कर सकते हैं राजेश मिश्रा की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक आती है, हिंदी में आती है, तो वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट फॉलो करें। वहाँ से आप कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स जितना भी आप पढ़ेंगे वो ऑल अबाउट इनफ है वो आपके इस एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी के। वो वहाँ से आपका जो तुलनात्मक राजनीति है वो कवर हो जाएगा। और रही बात इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके लिए जेसी जौहरी की बुक आती है, और अगर आपने जेसी जौहरी की किताब पढ़ ली है तो उसके बाद भी आप राजेश मिश्रा की जो किताब आती है पॉलिटिकल साइंस की, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फॉलो की थी। और देखिए मेरा भी इंग्लिश मीडियम है, पर
मैंने हिंदी मीडियम की किताबों को भी फॉलो किया था, क्योंकि आपको औरों से आगे निकलना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में एक प्रोफिशिएंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, कि ऐसा नहीं है कि आप अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम की किताबें नहीं पढ़ेंगे, या अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम की किताबें नहीं पढ़ेंगे। आपको दोनों मीडियम में आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो अगर आपको कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स जैसी जोहरी से नहीं समझ आ रही है तो आप भी राजेश मिश्रा की किताब से कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स को कवर कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल थियरीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और फॉरेन पॉलिसी है। इन तीनों को भी देखिए, आप राजेश मिश्रा की किताब को पढ़ करके आप आसानी से क्वेश्चन सही कर सकते हैं। थियरीज़ की बात करते हैं, उसमें लिबरलिज्म, रियलिज्म, ये सारी जो है थियरीज अब उसमें बुक में दी हुई हैं और काफ़ी अच्छे से दी हुई हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो भी देखिए, इन पे बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल से क्वेश्चन इन थियरीज पे बनते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन भी आपको उस किताब में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और रही बात फॉरेन पॉलिसी की, यानी कि रिलेशंस, इंडिया चाइना का रिलेशन हो गया, इंडिया नेपाल का रिलेशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन हो गया, ये देखिए सारे रिलेशंस भी उस किताब में आपको अच्छे से एक जगह पे अवेलेबल हैं। तो आप उस किताब को इन यूनिट्स के लिए ज़रूर फॉलो करिएगा। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किताब आती है उसको कवर करिए। उसमें देखिए अच्छे से पब्लिक एड की हर जो टॉपिक्स हैं ईजिली जो है उनको आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान भाषा में वो किताब लिखी गई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस एक किताब से ईजिली कवर हो जाएगा, एम लक्ष्मीकांत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आप लक्ष्मीकांत जैसे पढ़ते हैं वैसे ही आपको इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत ये भी आती है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, पब्लिक एड एम लक्ष्मीकांत की अलग से आती है और इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की अलग से आती है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी आप उसी एम लक्ष्मीकांत की किताब को कवर करिएगा। तो आपका ये दोनों यूनिट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर अप हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है वो देखिए उसमें पब्लिक पॉलिसी की बात की गई है। तो पब्लिक पॉलिसी पे ऐसे कोई एक किताब तो आपको नहीं मिलेगी कि आपको उसमें सारे टॉपिक्स मिल जाए, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान मिल जाए, मनरेगा के बारे में मिल जाए, या लोकपाल लोकायुक्त है उसमें, किसान कॉल सेंटर जैसे टॉपिक्स हैं उसमें। तो उसके लिए आप ऑनलाइन सोर्सेज को फॉलो करिए। ऑनलाइन उन पे जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं उनको आप उसमें एक्सेस करके जो एक अपनी नोट्स है उसमें उस टॉपिक को अच्छे से लिख लीजिए, जिससे कि आपका जो पब्लिक पॉलिसी वाला जो यूनिट है वो भी ईजिली कवर हो जाएगा। देखिए ये सारी मैंने आपको बुक्स बताई, स्टैंडर्ड किताबें बताई। स्टैंडर्ड किताब के अलावा अगर आप MCQ पे जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में तो उसके लिए आपको जैसे कि एक घटना चक्र पब्लिकेशन की किताब आती है, पॉलिटिकल साइंस पे बेस्ड होती है। दूसरी यूथ पब्लिकेशन भी किताब देता है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि आप इन सारे स्टैंडर्ड किताबों को ना पढ़ के आप घटना चक्र और आप यूथ पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं ना, तो ये बहुत मुश्किल होगा आपका एग्जाम पास होना। क्यों? क्योंकि देखिए आप 70 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के हैं। अगर आपने घटना चक्र पढ़ी है और यूथ, सिर्फ आप इन ये 2 किताबें पढ़ के जा रहे हैं ना, तो आपके 70 में से मोस्टली आप जितने सही कर पाएंगे, तो मेरा मानना है कि आप 40 के करीब 35-40 लगभग इतने आप अपने आप से सही कर सकते हैं। लेकिन आपको 70 में से कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 60-65 का टारगेट करिए। वो सही करने के लिए आपको स्टैंडर्ड्स किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको बता दिया किसी ने घटना चक्र पढ़ लो, सारे क्वेश्चन उसमें से आते हैं, यूथ पढ़ लो, सब उसमें से आता है। ऐसा नहीं, आपको स्टैंडर्ड किताबें जरूर पढ़ के जानी है। उससे आपके अंदर एक रीजनिंग डेवलप होती है कि हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा था, इसमें से ये जो ऑप्शन है ये मैं एलिमिनेट कर दूँ तो ये 2 बचेंगे, 2 में से आप एक एलिमिनेट करेंगे, एक सही आंसर होगा। वो जो आपके अंदर रीजनिंग आती है वो हमेशा जान लीजिए स्टैंडर्ड किताबें पढ़ने से ही आती हैं, जिन किताबों को आपने नेट JRF क्वालिफाई करने के लिए पढ़ा होगा। तो आप एक बार जितनी किताबें मैंने आपको बताई हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद ही आप जो है घटना चक्र और ये यूथ पब्लिकेशन की किताबों को फॉलो करिएगा। किताबें देखिए मैंने आपको सारी बता दी, फिर वो चाहे GS के लिए हो या पॉलिटिकल साइंस के लिए हो। आपको किताबें पता चल गई, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता समझ में आ गया, मैं उम्मीद करती हूँ। आप देखिए एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए अब आपको एक एम्स के साथ आप तैयारी करते हैं कि हाँ ये मेरा एम है और मुझे इसको अचीव करना है।
फिर उसमें किसी भी तरह करके आपको ये नहीं करना कि अरे आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, अभी तो एग्ज़ाम में बहुत दिन है, अभी तो एडमिट कार्ड नहीं आया है, अभी तो फॉर्म ही भरा जा रहा है, क्या ही पढ़ें, अभी नहीं पढ़ेंगे। नहीं, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिस दिन से उस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है उस दिन से उस एग्ज़ाम की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। तभी जा कर के आप उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और पास होंगे। क्योंकि मोस्टली लोगों को मैं देखती हूँ कि जो तैयारी शुरू करते हैं वो तैयारी उनकी मोस्टली या तो फॉर्म ख़त्म होने के बाद शुरू होती है या एडमिट कार्ड आने के बाद शुरू होती है। तो वो कोई तैयारी नहीं है, वो एग्ज़ाम पास करने की तैयारी नहीं है। एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आया कि हाँ वैकेंसीज़ हैं आपके सब्जेक्ट में, अब आप फॉर्म डालने जा रहे हैं, उस दिन से आपको उस एग्ज़ाम की तैयारी एकदम बेहतर तरीके से अच्छे से करनी चाहिए। तैयारी के दौरान ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप डीमोटिवेट हो जाएं कि इसके पहले तो मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है हायर का, मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ, ये भी नहीं क्वालिफाई होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये मान के बिल्कुल नहीं चलना है कि अरे उनका नहीं हुआ, वो देखिए 3 बार दिए थे, या मेरा 2 बार फेल हो गया है अब नहीं पास होगा। नहीं, हर बार आप जब तैयारी करते हैं तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत तरीके से करते हैं। और अगर आप 1 बार 2 बार वही किताब पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम पास होगा। क्यों नहीं होगा? 2 बार नहीं हुआ इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे भी नहीं पास होगा। ये सोच के मत चलिएगा। या किसी को आपने देख लिया कि अरे ये देखो ये इनका तो पास ही नहीं हो रहा है हायर, तो मेरा क्या पास होगा। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी डिमोटिवेटिंग साबित होता है कि वो देख करके समझते हैं कि अरे इनका तो नहीं हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर में, मेरा कैसे हो जाएगा। मैंने तो अभी रिसेंटली पीजी मैंने किया है, या मेरा नेट जेआरएफ तो अभी हुआ है, अभी तो समय लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप भी फॉर्म भरे हैं, उन्होंने भी फॉर्म भरा है, आप उनकी तैयारी नहीं देख रहे हैं कि किस तरह की चल रही है, तो आप उनसे किसी भी तरह की तुलना मत करिए। अपनी तैयारी पे आपका जो है वो है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। किसी से तुलना मत करिए कि उनका नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ, ये आपको बिल्कुल मान के नहीं चलना है। अपनी तैयारी पर आप फोकस करिए, अच्छे से एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर यूनिट को तैयार करिए। यूनिट तैयार होने के बाद आप पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चाहे वो जीएस के 30 क्वेश्चंस के हों या फिर 70 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के हों। आपकी तैयारी के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप जान सकेंगे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। खुद को मोटिवेट कंटिन्यू करते रहिए। मोटिवेट करने के लिए आपके पास कोई इंस्पिरेशनल सॉन्ग होगा, आप उसको सुनिए। मोटिवेशनल सॉन्ग है, आप उसको सुनिए। घर में लोगों के साथ अपने वक्त बिताइए, जिससे कि आपको जो एक स्टेज आती है कि आप किसी से बात नहीं करते, आपको बस ये सरकारी नौकरी पाना है, ये इससे बचिए। घर में लोगों के साथ समय बिताइए, आपका मूड अच्छा होगा, आप पढ़ाई में आपका और मन लगेगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से एकदम फ्रेश माइंड से तैयारी करिए, एग्ज़ाम दीजिए और बिल्कुल एग्ज़ाम पास होगा। रिटर्न हो या उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। इंटरव्यू के लिए देखिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको रिटर्न की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया है। इंटरव्यू के लिए एक वीडियो अलग से ज़रूर आएगी जिसमें मैं आपको इंटरव्यू के लिए बताऊंगी। फिलहाल आपको रिटर्न पे जो है पास करने का फोकस रखना चाहिए, वो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सही हों, ये आपका टारगेट अभी होना चाहिए। तो अपने माइंड में आप बेहतर तरीके से ये चीज़ रख लीजिए कि आपको ये पेपर पास करना है, और उस पेपर को पास करने के लिए जिस भी स्तर की तैयारी आपको करनी है आप वो ज़रूर करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी और आप इस परीक्षा को आगे ज़रूर पास करेंगे। अगर आपको मेरी बताई गई स्ट्रैटेजी सही लगती है और अगर आप इसको फॉलो करके एग्ज़ाम पास कर पाएंगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट है। देखिए आप सभी लोगों को अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर पास करेंगे अगर आपकी प्रिपरेशन बेहतर रही। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल इधर उधर मत जो है अपने आप को ले जाइए, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए और इस एग्ज़ाम को पास करिए। थैंक यू।